गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट कंपनी। वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। तो उसमें हमें कौन सा टॉपिक कंसिडर करना है आज? गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है? तो आपको पता ही हर सेक्टर में गवर्नमेंट अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है यहाँ पे जो शेयर कैपिटल का पार्ट होता है वहाँ उसके पास 51% से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर उसका पार्ट, उसकी होल्डिंग 51% से कम नहीं है, चाहे वो किसी के पास भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, दोनों गवर्नमेंट मिला के हो सकता है, पार्शली हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? गवर्नमेंट कंपनी। पढ़ते हैं हम एक तरीके से। गवर्नमेंट कंपनीज दैट ऑर्गेनाइजेशन इन विच not less than 51% of paid up capital is held by the government, central or state, or partial by central government and partial by one and more state government. It include a company which is a subsidiary of a गवर्नमेंट कंपनी। इसमें हमें वो कंपनी भी इंक्लूड करनी है जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडी कंपनी हो। तो सिंपल वर्ड में क्या अकेला कह सकते हैं हम? अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% of the paid up share capital is held by the central, state government या jointly by both। इन दोनों ने मिलकर या दोनों ने अलग अलग कर लिया तो इसको क्या बोलेंगे हम? गवर्नमेंट कंपनी। इसको होल्ड करके रखा उसके। तो बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी, उसकी मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन टेलीग्राम इंडस्ट्री लिमिटेड, इंडियन ड्रग्स एंड पैरामेडिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड है, और हिंदुस्तान इस तरह के जो एक भेल है करके इसको बोलते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड जो भोपाल में। तो ये सारी की सारी कंपनियां क्या कहलाएंगी? आपकी एक तरीके से गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि इन गवर्नमेंट के पास इन सब कंपनियों का 51% तो इनका शेयर एक है, उनके पास है, उन्होंने इतना हेल्ड करके रखा है। पेड अप शेयर कैपिटल का इतना पूरा का पूरा पोर्शन उन्होंने अपने पास कर रखा हुआ है। फिर है हमारा इसके बारे में क्या है? देयर इज ए सर्टन प्रोविजन विच आर एप्लीकेबल टू द अपॉइंटमेंट रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड अदर मेजर पर्सनल। द शेयर ऑफ द कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन since the government is a major shareholder and exercise control over the management of this company, these are known as government company। समझ में आ गया ना आपको क्या करना है? इसमें जो प्रोविज़न होंगे वो किससे? रिटायरमेंट के, और जो अपॉइंटमेंट के होंगे वो भी गवर्नमेंट तरीके से डिसाइड करेगी। और द शेयर ऑफ द कंपनी आप परचेज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो कंपनी के जो शेयर्स परचेज करेगी कंपनी, किसी भी कंपनी की, तो किसके नाम से शेयर परचेज करेगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और देन और जो गवर्नमेंट कंपनी है, जो मेजर शेयर होल्डर्स एंड एक्साइज कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनीज, किसका हो रहेगा? गवर्नमेंट का। तो जिसके पास ज़्यादा शेयर होते हैं, जिसके पास ज़्यादा पार्ट होता है, जिसके पास ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है वो उसकी कंपनी की प्रॉपर्टी में या शेयर होल्डिंग में, उसका ही अधिकार उस पर चलता है। तो ऑब्वियसली 51% से ज़्यादा क्या? 51% 50 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली है कि इसका हमारा कंट्रोल चलेगा गवर्नमेंट का। तो इनको क्या बोलेंगे हम? गवर्नमेंट कंपनी। फीचर्स हैं गवर्नमेंट कंपनी के, तो बता देता हूँ क्या है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 2013। The company can file a suit in court of law against any third party and be sued। कंपनी किसी के भी ऊपर केस कर सकती है और कोई भी कंपनी के ऊपर भी केस कर सकता है। द कंपनी कैन इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन acquire property in its one name। It's enjoy separate legal entity। It can raise fund from government as well as from public। A government company run on purely commercial principle like a private undertaking and
is free from government interference. The board of governor is constituted by the government. Government companies are exempted from the accounting and audit rules and procedure. ये आपको याद रखना है. जो गवर्नमेंट कंपनी एग्जम्प्टेड होती है उसको मतलब एग्जाम तरीके से फ्री अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स एंड प्रोसीजर. तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मेरिट्स. तो इसकी मेरिट्स क्या रहेंगी? इट इज़ अ वेरी इजी टू स्टेब्लिश एक गवर्नमेंट कंपनी. बहुत ही इजी तरीके से आप इसको स्टेब्लिश कर सकते हैं. देर आर नो एनी स्पेशल एक्ट रिक्वायर्ड टू स्टेब्लिश गवर्नमेंट कंपनी. इसके लिए कोई भी स्पेशल एक्ट की ज़रूरत नहीं होती गवर्नमेंट कंपनी के लिए. तो गवर्नमेंट कंपनी हैज़ सफिशिएंट फ्रीडम इन इट्स ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट. और गवर्नमेंट कंपनी सिक्योर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन रनिंग द enterprises. The government companies can have their own rules and regulation. गवर्नमेंट कंपनी की खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे. द गवर्नमेंट कंपनी इज relatively free from government and political interference, and government company has a separate existence. It is self-ruled institution. तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसके खुद के एक अलग ही रूल्स हैं. अब है आपकी लिमिटेशंस. तो द गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर इन अ सम ऑफ द कंपनीज. द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट डज नॉट हैव मच relevance. It innovates the constitutional responsibility which is company financed by the government should have in the management and administrations reset in the hands of the government. The main purpose of the government company registered like other company is defected. तो कोई भी कोई सिमिलरिटीज नहीं है. 1956 2013 के जो भी रूल्स एप्लीकेबल होंगे वो भी हमारी गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर होंगे जो हमारी नॉर्मल कंपनी के ऊपर हो रहे हैं. तो गवर्नमेंट कंपनी के बारे में आपने समझा कि 51% तो शेयर होल्डिंग होना चाहिए. और जो भले होता है लेकिन क्या होता है कि जो पब्लिक होती है जैसे कि 51% जो शेयर गवर्नमेंट कंपनी होती हैं इसमें क्या होता है कंपनी का जो इंटरेस्ट होता है कॉन्फिडेंस होता है वो कम होता है क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट अपने शेयर बेच सकती है. तो उस वजह से क्या होता है कि इसमें पब्लिक का कॉन्फिडेंस बहुत ही कम होता है. इसमें कंपनी के जो वर्कर होते हैं वो भी केयरलेस होते हैं. दे आर नॉट वर्किंग विद देयर कैपेसिटी एंड स्किल्स. तो पता है ना अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ किस तरह से काम करते हैं आराम से बैठे हुए हैं अपनी कैपेबिलिटी का यूज़ नहीं करते हैं. अब स्टेबिलिटी कहाँ कहाँ सुटेबिलिटी है आपकी इसकी. द प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो नीडेड अलॉन्ग विद इन अ गवर्नमेंट ऑब्वियस एक्टिविटी रिलेटेड टू द फाइनेंस आर टू बी एंगेज्ड. ये सब आपका है. तो ये था आपका गवर्नमेंट कंपनी. तो गवर्नमेंट कंपनी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत सारी लिमिटेशन है और सूटेबिलिटी है. यहाँ पे चाहती है कि भैया कोई भी प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट के साथ जाना चाहती है तो वहाँ पे ये सूटेबल है. फिर है हमारा सबसे पहला पॉइंट है चेंजिंग रूल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन मॉडर्न एज. तो पब्लिक सेक्टर में किस तरीके से हमारा मॉडर्न एज में वो हमारे चेंजेस हुए हैं. तो पहला पॉइंट आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ prerequisites for industrialization in any country. For this educate transportation and communications, fuel and energy, basic and heavy industry have been set up in public sector. It is not possible to develop these in private sector as they are either able to invest her capital nor they have trained personnel. Railway road, sea and air transport facility, their expansion has contributed to the pace of industrialization and ensured future economic growth. अब देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर केसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है हमारी ट्रांसपोर्टेशंस कम्युनिकेशन फ्यूल मिलना चाहिए एनर्जी मिलना चाहिए बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री के जो एक तरीके से बड़े बड़े सेक्टर पे बड़े बड़े लेवल पे काम करती है. अगर उनको ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हुई तो वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा.
जैसे कि रेलवे ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से होना चाहिए, सी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, एयर ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, जिससे कि वो अपने जो प्रोडक्ट हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से भेज सकें। तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने के लिए भी आपको ये सारी चीज़ों की तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। आपने प्रोडक्शन कर लिया, अगर आपने स्टोरेज वेयर हाउस नहीं बनाया तो उसका तो प्रोडक्शन एक ऐसा तो है नहीं कि आज प्रोडक्शन किया तो आज ही हमारी डिमांड आ जाए, आज ही हम उसको सप्लाई कर दें। तो ये सब चीज़ें हमारे बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशंस, ये सब। तो ये रोल है कि किस तरह से मॉडर्न चीज़ में हमारा बिजनेस वो ये किस तरह से ग्रोथ किया है। रीजनल दूसरा पॉइंट आएगा हमारा रीजनल बैलेंस। तो रीजनल बैलेंस हो गया हमारा, the government is responsible for developing all regions and state in a balanced way and removing regional disparities. Attention would be paid to those regions which were lagging behind and public sector industry are deliberated set up. Four major steel plants were set up in the backward area to accelerate economic development, provide employment to the workforce, and develop an ancillary industry. तो देखो एक तरीके से क्या है कि आपको वहाँ पे काम करना है, वहाँ पे उस रीजन में आपको काम करना है, यहाँ पे डेवलपमेंट काम है। अगर आप वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज डालते हो तो वहाँ का डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो यही हमारा मोटिव होता है कि यहाँ जहाँ पे नहीं है बैकवर्ड एरिया में आपको वहाँ वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो ये था आपका रीजनल बैलेंस। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ये चेक अवर centralization of economic power. तो the public sector also act as a check over private sector. तो public sector के private sector को भी एक तरीके से check करते हैं। There are very few powerful industrial because which would be willing to invest in heavy industrial, resulting wealth get concentrated in few hands. This give rise to the inequalities in income, which is the detrimental to society. The public sector is able to set up heavy industry which heavy investment and those the income and benefit the resulted are shared by the large number of employees. This checks the centralization of wealth in a few hands. अब क्या है, एक ही समाज के एक ही फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी में हम रहते हैं, उस सोसाइटी का एक ही पार्ट एक ही जो एक तरीके से एक जो पार्ट है सोसाइटी का, वो अलग तरीके से पैसे कमा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो जो दूसरा पार्ट है सोसाइटी का, उन दोनों में इक्वलिटी नहीं आएगी, क्योंकि एक हमारा सेगमेंट एक जो पार्ट है बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो हमारा जो रीजन्स में बैकवर्ड एरिया में डालने का मतलब ये होता है कि सब एक तरीके से इक्वल रहे, सबको उसका बेनिफिट मिले और सब का लिविंग स्टैंडर्ड जो है सबका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई हो। तो वो कैसे होगा, जब हम एक छोटे से बैकवर्ड एरिया में हमारा ये सारे की सारी चीज़ें को इस्टेब्लिश्ड करेंगे। तो एक तरीके से हमारा स्टेटस को भी चेक करती है, इकोनॉमिक पावर भी चेक करती है। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे एक तरीके से इसको आप रीड करो। Few industrial houses in a private sector which would be willing to invest in heavy industry with the result that wealth get concentrated in a few hands. तो आप समझ गए, कुछ ही हैंड्स के बाद में वो वेल्थ का आ जाएगा कि वेल्थ सिर्फ कुछ ही लोगों की बढ़ रही है। और द पब्लिक सेक्टर इज एबल टू सेट लार्ज इंडस्ट्री विच रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट एंड द प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर इन द प्राइवेट सेक्टर। तो कुछ ही लोगों के पास इसका वो ना जाए, इसलिए इस तरीके से ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आजकल यही हो गया कि जो प्राइवेट सेक्टर की चीज़ें हैं उनमें सिर्फ किसी लोगों के हैंड में ये सारी चीज़ें चली गई हैं, जिससे सिर्फ उनकी ही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रही है और बाकी लोगों की वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन नहीं मिल पा रहा है इस सेक्टर में। Import substitutions, तो public enterprise started producing heavy machinery required for the strong industrial base. Many such units were set up like BHEL. अब जो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भोपाल में स्टेब्लिश्ड है, एंड
their heavy engineering and which would help in import substitutions. However, now they are in position to export such item. तो बहुत ज़्यादा हैवी प्रोडक्शन करते हो। अब इससे क्या इनकी पोजीशंस क्या है, एक्सपोर्टेशन वाली है, तो इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी टूवर्ड्स पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। तो आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंसी 70 industries were reserved for public sector in 1991. In 1991, only 8 industries were reserved for public sector in field such as atomic energy, arms and communication, mining and railway aircraft. But in 2001, only 3 industries were reserved exclusively for this sector such as the arms, railway and atomic energy. It means that the private sector would enter all area except the three and the public sector would have to compete with them. For example, Reliance have entered in the field of energy, oil and gas. तो इंडिपेंडेंसी के बाद 7 इंडस्ट्रीज थी हमारी। इन 1991 में हमारी इंडस्ट्री 8 हो गई। अब 2000 के बाद इंडस्ट्री हमारी सिर्फ 4 हैं जो गवर्नमेंट में डील कर रही हैं। धीरे धीरे सब प्राइवेट सेक्टर हमारे लेते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से बुरा है। जब वो प्राइवेट खातों में चला जाता है तो काम बहुत अच्छी तरीके से होना चालू हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही वर्ग को बेनिफिट मिलता है, बाकी लोग इसका बेनिफिट नहीं ले पाते। ये बहुत बड़ा इसका एक ड्रॉबैक भी है। तो ये था हमारा एक तरीके से जो 1991 के बाद की जो प्रोसीजर रही है कि भाई कि पहले 17 थी, फिर 8 हुई, फिर हमारी 4 ही इंडस्ट्रीज बची हुई हैं। सॉरी 3 इंडस्ट्रीज हमारी बची हुई हैं। कौन कौन सी? रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और आर्म फोर्स। ठीक है, यही हमारे प्राइवेट में नहीं गया, अदरवाइज सारी की सारी चीज़ें हमारी प्राइवेट सेक्टर में चली गई हैं। ये था आपका आज का टॉपिक, पब्लिक कंपनी यानी गवर्नमेंट, पब्लिक कंपनी विद गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब समझ में आ गया था आपको, जहाँ पर हमारा नॉट लेस देन 51% होल्डिंग है किसकी? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों मिलकर भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आपको ये देखना है कि 1991 इंडिपेंडेंसी से लेके आज तक कि कितने चेंजेस आए हैं, कि जो कौन कौन से सेक्टर थे जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में थे और किसमें मर्ज हो गए हमारे प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेटाइजेशन उनका हो गया, वो क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ, क्या रीजंस रहे, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। हमारा टॉपिक था आज गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।